नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। प्रणव झा होंगे कांग्रेस से उम्मीदवार। 18 जून को होना है चुनाव। 2 सीटों के लिए चुनाव होगा। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की सीट खाली हुई है और इसमें कांग्रेस ने उम्मीदवार का नाम बता दिया है। प्रणव झा होंगे उम्मीदवार। तो देखिए, यहां पर यह भी बताते चले आपको, कांग्रेस की राज्यसभा की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं दिवाकर तिवारी जी। दिवाकर जी, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी यह खबर है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो चुकी है। एक बार पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। में 2 सीटों के लिए जो राज्यसभा चुनाव होने हैं, अब ये राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि 2 सीटों के लिए अब 3 उम्मीदवार होंगे। मुख्य रूप से जेएमएम के एक उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और बीजेपी ने भी घोषणा की है कि वो भी राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि अब जो है कांग्रेस के सामने चुनौती है कि कांग्रेस जो है जरूरी 28 वोट कैसे जुटाती है अपने उम्मीदवार की जीत के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कुल 16 विधायक हैं, आरजेडी के पास 4 विधायक हैं और माले के पास 2 विधायक हैं। तो अब कांग्रेस को जरूरत पड़ती है 6 विधायकों की। तो जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। जेएमएम अपने एक उम्मीदवार की जीत के लिए जेएमएम के पास पर्याप्त आंकड़ा है 28 विधायकों का। 28 विधायक प्रथम वरीयता के जब वोट दे देंगे तो जेएमएम के पास 6 अतिरिक्त विधायक जब बचेंगे तो क्या जेएमएम जो लगातार ये कहती आ रही है कांग्रेस के साथ, उसकी अभी तक बात नहीं बनी है। कांग्रेस के साथ वो बातचीत में दावा ये की है कि वो 2 उम्मीदवार जिताकर भेज सकती है। इसीलिए कांग्रेस को चाहिए कि जेएमएम को सपोर्ट करना चाहिए और जेएमएम 2 उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस उनके ही उम्मीदवार को समर्थन दे। अब ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के सामने चुनौती है। प्रणव झा वही है जो कभी उनको ये जिम्मेदारी मिली थी जब 2024 से पहले लिटिगेशन में थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनको अपने मुख्यमंत्री पद का परित्याग करना पड़ा था। उस वक्त प्रणव झा ही थे जो कांग्रेस में विधायकों को समेट कर रखे हुए थे। कांग्रेस के विधायकों को रांची में डेरा डाला हुआ था उन्होंने, और विधायकों को रांची से रायपुर तक जो यात्रा कराई गई थी और विधायकों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी इन्हीं प्रणव झा के कंधों पर थी। तो अब प्रणव झा को खुद विधायकों के वोट की जरूरत है और साथ ही साथ सहयोगियों का भी भरोसा जीतना है। तो ऐसे में झारखंड का जो राज्यसभा चुनाव है काफी दिलचस्प हो चला है। प्रणव झा जो सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सचिव हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके कार्यालय में सचिव हैं। तो अब प्रणव झा किस तरीके से अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं, ये कांग्रेस के लिए भी चुनौती है, प्रणव झा के लिए भी चुनौती है। लेकिन पहले ये सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही थी कि दोनों सीट जेएमएम को देने के लिए हेमंत सोरेन कह रहे हैं। तो क्या इसके बाद जेएमएम की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं में खुद जो है हेमंत सोरेन के साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने बातचीत की। जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिनों तक बातचीत करते रहे और बातचीत के दौरान कोई नतीजा नहीं निकला। जो जेएमएम के नेता हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि 2 उम्मीदवार जेएमएम खड़े करेगी और उस पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस को जो महागठबंधन है उसकी एकजुटता के लिए जेएमएम के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस खुद अपने उम्मीदवार की घोषणा सबसे पहले कर दी है। अभी बीजेपी के भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पत्ते आखिरी कुछ घंटों में खोलेगी। हो सकता है कि 7 तारीख को जो है बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे। जेएमएम ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लगातार बातचीत चल रही है कि उनकी बहन या जो है बसंत सोरेन की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने अभी तक साफ नहीं किया है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। तो ऐसे में काफी दिलचस्प हो गया है झारखंड में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव। और इस बार काफी ज्यादा ये बात सामने आ रही थी कि सभी लोग आवाज बुलंद कर रहे थे कि राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो झारखंड का ही होना चाहिए
यानी कि अंदर और बाहर, इसको लेकर के लोग काफी चर्चा कर रहे थे। जी बिल्कुल, महागठबंधन के दलों में एक दबाव है। जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि बाहरी उम्मीदवार होंगे तो उसको समर्थन विधायक नहीं करेंगे, असहज होंगे। ऐसे में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने ये संकेत दिए कि स्थानीय उम्मीदवार होगा। तो प्रणव झा के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्थानीय हैं और लंबे समय से बोकारो धनबाद उनका कार्य क्षेत्र रहा है। शुरुआती दिनों में वो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उसके बाद वो राष्ट्रीय कांग्रेस AICC में भी वो सेक्रेटरी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जुड़े हुए हैं और झारखंड के मामलों में वो उन्हें लगातार जिम्मेदारी मिलती रही है। तो प्रणव झा तो स्थानीय हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती है कि जो सभी विधायक हैं, सहयोगी दलों के विधायक हैं, उनका भरोसा कैसे जीतेंगे, कैसे अपने पक्ष में वोट डलवाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास जो जरूरी 28 विधायक है उसके तो 16 विधायक है, 4 RJD के विधायकों को भी भरोसे में लेना पड़ेगा, माले के 2 विधायकों को भी भरोसे में लेना पड़ेगा। उसके अलावा 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, 6 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी जो JMM के पास है। और JMM ने अभी तक जो अड़ियल रवैया अख्तियार कर रखा है कि वही अपने उम्मीदवार खड़े करे और कांग्रेस उसको समर्थन दे। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत की राह किस तरीके से आसान हो सकती है और कांग्रेस किस तरीके से विधायकों का भरोसा जीत सकती है। ना सिर्फ अपने पार्टी के विधायकों को एकजुट रखना है, बल्कि सहयोगी दलों के विधायकों को भी अपने पाले में लाना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए दिवाकर जी। तो देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। बीजेपी में भी इसको लेकर रणनीति पर काम चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के 81 विधायक अपने विवेक से मतदान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी उम्मीदवार के नाम को लेकर जल्द स्थिति साफ हो जाएगी। विधानसभा में जो विधायकों की संख्या जो वोट देते हैं राज्यसभा चुनाव में, तो 81 है। अब 81 लोग वोट देंगे, तो इसलिए हर किसी को पता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि भाई जो 81 मतदाता है वो 81 लोग तय करेंगे। अब देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर दरअसल राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। नामांकन प्रक्रिया के तहत पर्चा खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी रवि कुमार यादव ने झारखंड विधानसभा पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर से नामांकन पत्र खरीदा। रवि कुमार यादव ने सामाजिक मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताते हुए चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जरूरी विधायकों के समर्थन को लेकर उन्होंने सकारात्मक संकेत दिए हैं। 10,000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करते हुए जो है नामांकन का जो फॉर्मेट है उन्होंने यहाँ से आज निर्वाची कार्यालय से प्राप्त किया है। में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए पर्चा खरीदने का दौर अब शुरू हो गया है। आज 4 जून को रवि कुमार यादव ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जो है पर्चा खरीदा है। आज आप यहाँ पहुंचे पर्चा खरीदने के लिए। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप? एकदम निर्दलीय हैं और मेरी सोच है कि झारखंड में भय भूख भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। अभी 1 तारीख से पर्चा खरीदने का अधिसूचना जारी हो चुकी थी निर्वाचन आयोग द्वारा, लेकिन आज 4 तारीख है। अभी देखिएगा 4 तारीख के बाद में 2 राज्यसभा की सीट है और दोनों तरफ कोई भी पार्टी जो है अपने प्रत्याशी घोषणा नहीं किए हैं। इससे कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि ये भ्रष्टाचार का पूरी तरह से षड्यंत्र चल रही है और उसी को रोकने के लिए आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीदा हूं। अब मेरी सोच है कि ना मैं 1 रुपया लूंगा किसी से और जो अगर मैं निर्वाचन होता हूं तो मेरा जो दिल्ली में आवास जो होगा, यहाँ के गरीब बच्चा जो पढ़ने जाते हैं उसके लिए मैं आवास को खुला रख दूंगा। ये तो बातों को समझना बेहद जरूरी है कि आपको बता दें कि 18 जून को राज्यसभा का चुनाव को लेकर मतदान है, मतगणना भी उसी दिन है। रवि कुमार यादव जो हैं ये पहले ऐसे उम्मीदवार जो हैं कह सकते हैं कि बतौर उम्मीदवार यहाँ पर्चा खरीदने के लिए पहुंचे।
पर्चा इन्होंने अभी लिया है, पर्चा भरेंगे, जिसको नामांकन भरना भी करते हैं। लेकिन बता दें कि नियम राज्यसभा का ये है कि अगर आप बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करते हैं तो उस समय नामांकन के वक्त आपको 10 विधायकों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल का प्रत्याशी यहाँ नामांकन करने पहुंचता है तो उसको विधानसभा की कुल क्षमता का उसको 10% चाहिए। मतलब कि 81 है झारखंड विधानसभा की कुल क्षमता, तो 8.1 हो गई 10%, मतलब 9 विधायकों की उन्हें प्रस्तावक की जरूरत होगी। ये आपको निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इन 10 विधायकोों के प्रस्तावक जरूरत होगी। ऐसे में देखना है ये वास्तव में पर्चा तो उन्होंने पर्चा जो है इन्होंने खरीद जरूर लिया है, लेकिन जब वो नामांकन दाखिल करने के समय यहाँ पहुंचते हैं तो 10 विधायक बतौर प्रस्तावक लाएंगे कहां से। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। खबर पलामू से, जहां पूर्व मध्य रेलवे के यहां पर सोन नगर बरवाडीह रेलखंड पर गुरुवार को एक बड़ा रेल हादसा हुआ। राजहरा रेलवे स्टेशन के पास में कोयले से लदी एक मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए, जिससे रेल परिचालन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी टोरी स्टेशन से कोयला लोडकर मुगल सराय की ओर जा रहा था और यहां पर इसी दौरान ट्रेन के कई वैगन पटरी से उतर गए और घटना के बाद से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा है। हालांकि किसी के हाथ होने की सूचना नहीं मिली है, जिससे राहत की बात माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद ट्रेन के संचालन पर असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। कोडरमा से बड़ी खबर, जयनगर थाना क्षेत्र के कटिया बस्ती में ठनका की चपेट में आकर 6 युवक घायल हो गए हैं। सभी युवक क्रिकेट खेल रहे थे, तभी मौसम खराब होने के बाद वो पेड़ के नीचे चले गए और इस दौरान वज्रपात हो गया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ को कोडरमा सदर अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो है सो मतलब समझिए पेड़ के नीचे खड़ा था। पेड़ के नीचे खड़ा था? जी जी जी, घर के बगल में, अपना पेड़ के बगल में खड़ा था। वो अचानक वज्रपात होने से चारों गिर गया, जिसमें 3 जो है सो स्वास्थ्य लगभग मोटा मोटी ठीक है और एक जो है सो गंभीर रूप से घायल हो गया है। अभी जो सदर अस्पताल जो है इलाज के लिए भेजे। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण काम शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से जमीन की खुदाई शुरू की गई। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन काम जारी रहा। ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिलने और ग्राम सभा की बैठक कराने की मांग कर रहे हैं। बाद में वो अपनी बात रखने के लिए रांची डीसी से मिलने रवाना हुए। दरअसल स्थानीय लोग और विपक्ष इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना दरअसल ये है कि जमीन खेती के लिए अच्छी है और आदिवासी समाज की आस्था से जुड़ी हुई है। रांची के नगरी में इसमें देख सकते हैं कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर बाकायदा जो है नींव खोदी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का विरोध हालांकि आज सुबह में नजर आया और यहाँ पर कुछ जो है देख सकते हैं कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, लेकिन ग्रामीणों की मौजूदगी में ही नींव को यहाँ खोदा जा रहा है। देख सकते हैं कि जेसीबी की मशीनें लगी हैं, लगातार नींव खोद कर मिट्टी को ट्रैक्टर में उठाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर सीता कच्छप है, नगरी के ग्रामीण है। सीता जी, ये जो नींव खोदा जा रहा है तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे सर, हमारा उपजाऊ जमीन है, इसी से हम लोग जीते हैं खाते हैं। और जब ये अधिग्रहण का बात हो रहा है तो पेपर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? आए हमारे ग्राम सभा में बैठ के बात करें, पेपर दिखाए। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर उपजाऊ जमीन में जो बन रहा है उसको विरोध कर रहे हैं। अधिग्रहण हो गया है। यहाँ हम लोग का जो गाँव का पारंपरिक खेत होता है, पहान का, पनभोरा का, वो खेत है यहाँ। वो तो ना ग्रामीणों का होता है और न सरकार का होता है। वो खेत कैसे अधिग्रहण हो गया? मेरा व्यवस्था खत्म हो जाएगा, नगरी का पूजा पाठ खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ करने के लिए ही ना पहान और पनभोरा को खेत दिया जाता है, वो खेत तक को यहाँ अधिग्रहण बोला जा रहा है। आज से यहाँ पर बाकायदा रिम्स 2 के निर्माण की नींव खोदी जा रही है। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर काम को बंद किया जाए, पहले ग्राम सभा की बैठक हो, मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन की मौजूदगी में काम चल रहा है और ग्रामीण जो है अब यहाँ से डीसी ऑफिस की ओर जा रहे हैं ताकि वहाँ से कोई भरोसा ले सकें। कह रहे हैं प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 को लेकर निर्माण काम को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का आदिवासी हितों को लेकर असली चेहरा उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि जितने आदिवासी हेमंत सरकार में उखाड़े गए हैं उतने किसी भी सरकार में नहीं किए गए। खेती की जमीन है और खेती की जमीन में जोर जबरदस्ती पुलिस के बल पर
वहाँ निर्माण का काम प्रारंभ कराना। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि झारखंड सरकार आदिवासियों के कहीं से भी वो हितैषी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि आदिवासी जितने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में जमीन से लोग उजाड़े गए हैं, चाहे जमीन माफियाओं के द्वारा हो चाहे वो सरकार के द्वारा। पिछले दिनों याद करेंगे तो किसी की सरकार में इस प्रकार के लोगों को नहीं उजाड़ा गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी शासनकाल का जिक्र किया और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है। कारो गोली कांड हुआ था, याद दिला दीजिएगा कितने गोली चलवाई थी निहत्थे ग्रामीणों आदिवासियों पर, वो भी याद दिला दीजिएगा। डोमिसाइल की आग में इस राज्य को झोंक देने वाला व्यक्ति कौन था, वो भी याद दिला दीजिएगा। और पिछली सरकार, हाथी उड़ाने वाली सरकार, जो इनकी पार्टी की सरकार थी, 20,000 आदिवासी युवकों पर केस करने वाला पत्थलगड़ी में जो केस हुआ था, अगर दोबारा हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं बनती तो 20,000 आदिवासी युवक जेल चले जाते। बीआईटी मेसरा में झारखंड के छात्रों के लिए 50% होम स्टेट कोटा खत्म किए जाने के फैसले पर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। संस्थान ने एमओयू के नवीनीकरण और सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग नहीं मिलने का हवाला देते हुए सभी सीटों पर ऑल इंडिया मेरिट से दाखिला लेने का फैसला किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि सरकार इस मामले की कानूनी समीक्षा कर रही है। वहीं बीजेपी के मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण झारखंड के छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 आए हुए कितने दिन हुए और क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी थी? तो मेरा यही मानना है कि इस अम्ब्रेला एक्ट के इंस्टीट्यूट्स बन जाने दीजिए, प्रभावी हो जाने दीजिए। जब 26 वर्षों के झारखंड में एक डेमोन्स्ट्रेटर, एक लैब असिस्टेंट, एक चपरासी की नियुक्ति हुई है तो आप नेट जीआरएफ के लिए उनके लिए मांग रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण लगभग झारखंड के 650 बच्चे जो बीआईटी में एडमिशन ले पाते थे, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। और वैसे भी झारखंड सरकार झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ करती रही है, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, सीजीएल का मामला हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही का मामला हो। उत्पाद सिपाही में तो 20 से अधिक बच्चे मर गए दौड़ करके। तो झारखंड के बच्चों के भविष्य की चिंता इस सरकार को नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री संजय प्रसाद यादव और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री ने यह बताया कि राज्य से मजदूरों के पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस दिशा में योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। आज हम लोग का श्रम का समीक्षा मीटिंग था और बहुत अच्छा सुझाव सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं राज्य के बेहतर के लिए, और यहाँ के श्रमिक को हम कितना लाभ पहुँचा सके। जो कौशल विकास है, आईटीआई कॉलेज है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें हम यहाँ नौकरी कैसे सुनिश्चित करें, और जो हमारे कई कंपनियाँ यहाँ जो चल रहा है, जो फैक्ट्री, उसमें से उन लोगों को क्या आवश्यकता है, वैसे चीज़ों को भी हम लोग ट्रेनिंग दें। श्रमिक को कहीं भी पूरे राज्य, पूरे देश, पूरे विश्व में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए हम लोग और बेहतर कैसे कर सकें। झारखंड में धर्मांतरण और आदिवासी प्रतिनिधित्व का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। नेता निशा उरांव ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर धर्मांतरित आदिवासियों की बढ़ती भागीदारी को लेकर समाज के भीतर गंभीर चर्चा की जरूरत है। सवाल उठाया कि आदिवासी समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी आबादी और सामाजिक हिस्सेदारी के अनुरूप प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। जहाँ धार्मिक आस्था की बात आती है तो क्या वो समाज को उस प्रकार से समर्थन दे पाएंगे जिसकी जरूरत है आज? वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था जो है उससे अलग हो जाती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ कि ये ग्राम प्रधान, आज हम लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरित आदिवासी नहीं होना चाहिए। क्या इस प्रकार के मुद्दों पर हमें उनसे कोई सहयोग या समर्थन मिल पाएगा?
तो ये सब बातों पे समाज को विचार करने की आवश्यकता है। रांची के ओल्ड विधानसभा सभागार में झारखंड कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत सभी जिला प्रभारी और महासचिव शामिल हुए। बैठक में पदाधिकारियों के देर से पहुंचने पर के राजू ने नाराजगी जताई और भविष्य में समय का पालन करने का निर्देश दिया। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एक सीट पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना तय है। चीफ मिनिस्टर से फाइनल वर्ड नहीं हुआ, शायद शाम में चीफ मिनिस्टर हमारा हाईकमांड को बताएंगे। अभी तक क्लैरिटी नहीं है, अभी तक वो ऐसा अश्योरेंस नहीं आया। हमारा अश्योरेंस ये है एक सीट में हम लड़ेंगे, मगर जीतने का पूरा व्यवस्था आप ही करना, आप ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसी बारे में अभी तक हम नहीं सुना। दो दिन पहले इवन कांग्रेस प्रेस से भी बात किया, मैं भी उसी प्रेजेंस पे है। सो हम वेट कर रहे हैं, हम वेट करने के बाद हमको अवगत करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के झारखंड दौरे को लेकर रांची में पार्टी कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय की पूरी बिल्डिंग और बाहर की दीवारों पर रोशनी की गई है। बता दें, नितिन नवीन 6 और 7 जून को रांची में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चलेगा। बीजेपी विधायक कुमार उज्जवल ने यह कहा कि उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हम लोग बड़े धूमधाम के साथ करना चाहते हैं। इसलिए प्रदेश कार्यालय तो क्या, हम लोग का प्रयास है कि पूरी रांची या पूरे झारखंड को सजाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।